सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। सो इज द ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? फटाफट बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो एकदम चकाचक आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। तो शुरू करते हैं द मच अवेटेड रिवीजन ऑफ द चैप्टर, जिससे कहीं ना कहीं सब कहते हैं थोड़ा सा हमसे दूर रहो। तो मैंने कहा दूर क्या, पास जितना बेहतर उतना। इतना प्यारा चैप्टर है सर, थोड़ी मोटिवेशन दो इस चैप्टर को लेके। तो मैंने कहा मोटिवेशन बड़ी सिंपल है, आने को ये चैप्टर आपके एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर का भी सकता है। यस, दिस हैज बीन द हाईएस्ट वेटेज ऑफ बैंक ऑडिट टिल डेट, बट 5 to 8 मार्क्स का तो आप मान के चलो, 5 to 8 मार्क्स का तो ऑन एन एवरेज आता ही है। बट फिर भी मैं कहता हूं 10 नंबर तक का ये आपके चैप्टर आ सकता है। एंड अगर आपने इसको पूरी शिद्दत से पढ़ लिया, पूरे मजे से जोरों शोरों से पढ़ लिया, तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सर रिवीजन ऑफ बैंक ऑडिट। इसमें हमारा फ्लो बड़ा सिंपल रहता है। हम पहले हेडिंग देखते हैं, हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग क्या कहना चाहती होगी, और उसके हिसाब से हमको 5 से 6 पॉइंट याद करके चलने होते हैं। That's all about बैंक ऑडिट, अगर आपको इसमें नंबर स्कोर करने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आईसीए का फेवरेट है, May 19 में 4 नंबर के लिए पूछा भी था कि स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन बताओ। तो मैंने कहा बैंक ऑडिट में स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन इज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क। क्या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिस्क है जो कहीं ना कहीं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। सर ये क्या रिस्क है, मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में हर छोटू मोटू पतलू मोटू आदमी के हाथ में है बैंक, क्या कहते हैं, मोबाइल। और मोबाइल के अंदर आ जाती है बैंक की ऐप। जैसे ही मेरे पास बैंक की ऐप आ जाती है तो मैं इससे ढेर सारी ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। आज अगर मैं देखूं चुन्नी मुन्नी सुन्नी कोई भी बच्ची बैठ के क्या कर रहे हैं सर, सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे आजकल एक दूसरे को यूपीआई खेल रहे हैं। गूगल पे के रिवॉर्ड्स आते तो सब यूपीआई का काम शुरू कर देते हैं। तो ये जो यूपीआई है, आज की डेट में 5 रुपए 10 रुपए ढेर सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, एंड इतना वॉल्यूम आ जाता है कि कम टाइम में कई ज्यादा रिस्क आ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है, दैट इज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम समय में काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है सर? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बैंक जो है ना वो हमारे मोबाइल में आ चुका है। बैंक जो है हमारे मोबाइल में आ चुका है, यानी विद द ऐप। तो सर इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं नेट बैंकिंग आ गई है, मोबाइल बैंकिंग आई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बैंक की सुविधाएं बढ़ गई है। अब इसी वजह से आईटी पे डिपेंडेंस बढ़ गई है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन द आईटी टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। तो 4 पॉइंट तो सर हो गए। सबसे पहला क्या है, पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क क्या है, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, एंड लास्ट में हैवी डिपेंडेंस ऑन आईटी। अब जब मैं कह रहा हूं इतना आईटी कर रहे हो, तो आईटी एक्ट को मत भूल जाना सर, आईटी एक्ट 2000 विच इज अ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो एज अ बैंक आपको सिर्फ, सपोज आप कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट 2013 से कंप्लाई नहीं करना, कई सारे और भी एक्ट्स है जिनसे कंप्लाई करना पड़ता है। तो अगला टॉपिक वही है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस जिससे एक बैंक को कंप्लाई करना पड़ता है। तो ये बड़ा सिंपल है, बैंक है तो कौन सा एक्ट लगेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन सब का करता धरता कौन? आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934। वेरी गुड सर। और बताओ सर इसमें कौन सा है? आई थिंक इसका 1949 आना चाहिए। प्लस अगर कोई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा एक बात बताओ, भारत कब आजाद हुआ? मेरा भारत महान कब आजाद हुआ? 1947। 2 साल बाद क्या आ गए? बैंक आ गए। जैसी बैंक आए 6 साल बाद एसबीआई आया। सर 6 साल बाद एसबीआई मतलब एसबीआई एक्ट 1955। प्लस बैंक्स को मनी लॉन्ड्रिंग भी देखना पड़ता है कि कहीं कोई बैंकिंग ट्रांसफर से अपने पैसे इधर से उधर तो नहीं कर रहा। तो कौन सा एक्ट आएगा? पमला। सारे बच्चे बोलो प्यार से, पमला। सर पमला मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओ सॉरी 2002। यस, तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है। और आईटी की बात कर रहे थे तो आईटी एक्ट 2000। तो यही बेसिक एक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज रख के चलनी है। अब आता है सवाल, मैं अगर बैंक का ऑडिटर बनूंगा, टू बी प्रिसाइज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बैंक्स के 2 तरह के ऑडिटर्स होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट और हेड ऑफिस वाले जिनको बोलते हैं एससीए। एससीए बोले तो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। ब्रांच के ऑडिटर को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। तो अभी मैं सेंट्रल ऑडिटर की बात कर रहा हूं, इस वाले की, ठीक है। तो जब भी वह एक बैंक अपॉइंट करता है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो वो एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा, 2 या 3 या 4, ये कहता है जनरली 4 या उससे ज्यादा, जनरली 4 या उससे ज्यादा, 4 और मोर सीए फर्म्स एज द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। अब इसमें बात समझना, जब भी ये ऑडिटर आएगा इसके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या लिखा होगा? सर सबसे पहले लिखा होगा पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, दूसरा लिखा होगा ये तो आया है, इसके साथ कौन आए हैं? जॉइंट ऑडिटर्स, प्लस इससे पुराने ऑडिटर कौन थे? प्रीवियस ऑडिटर। सर प्रीवियस ऑडिटर की बात क्यों लिखी है?
इसमें ना मुझे प्रोफेशनल एथिक्स के एक क्लॉज की खुशबू आ रही है। जिस जिस बच्चे को ये क्लॉज स्ट्राइक कर रहा है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं जरूर चैट बॉक्स में लिखना कौन सा क्लॉज स्ट्राइक करता है जब मैं बोलता हूं प्रीवियस ऑडिटर के बारे में जानना है एंड आई नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर की क्या चल रहा था बाबू। तो ये चीज आप देखोगे। प्लस जॉइंट ऑडिटर है तो मुझे डिवीजन ऑफ वर्क पता होना चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क पता होना चाहिए, और जो काम तो करेंगे बट पैसे भी तो लेंगे, काम तो करेंगे बट पैसे भी तो लेंगे, यानी हमको देखना है कंप्यूटेशन ऑफ द ऑडिट फीस। तो स्कोप ऑफ असाइनमेंट हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ऑडिट फीस हो गया, बस यही बात है आपने ध्यान रखनी है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट 7 वाले, पहला वाला 7 वालों के साथ डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो स्कोप ऑफ वर्क पता चलेगा, उस स्कोप ऑफ वर्क के लिए पैसा मिलेगा। सर पैसा मतलब आपकी ऑडिट फीस की बात हो रही है। अब साथ ही साथ आता है सर अगला सवाल, कौन सी अथॉरिटी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। तो सबसे पहले आता है सर बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं। मैंने कहा बैंकिंग कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या कोई पब्लिक कंपनी हो, कंपनी पे कौन सा एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। एंड कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एट द एजीएम। तो वही बात लिखी है बाबू। दूसरी चीज, अगर ये नेशनलाइज्ड बैंक है तो इसमें मामला थोड़ा डिफरेंट है। नेशनलाइज्ड बैंक के केस में जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट करेंगे, बट ध्यान रखना दोनों ही केस में क्योंकि बैंक है तो इनका करता धरता कौन है, आरबीआई। तो जो आरबीआई है उसका अप्रूवल तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है सर। अगर मैं एसबीआई की बात करूं, एसबीआई में डिफरेंट क्या है सर, एसबीआई इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, एसबीआई इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, C&AG। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ये कंसल्टेशन करेगा विद सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। अगला पॉइंट आता है रीजनल रूरल बैंक। तो सारे बच्चे बोलो हम ना सर रीजनल रूरल बैंक तक पहुंच नहीं पाते, तो उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सर उसका ऑडिटर अपॉइंट करता है वही बैंक, खुद ही अपॉइंट कर लेता है क्योंकि हम तो वहां पे पहुंच ही नहीं सकते, तो वो खुद ही अपॉइंट कर लेता है। बट देयर इज अ अप्रूवल, देयर इज अ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे बच्चे बताओ ये कंसल्टेशन और अप्रूवल वाली बात याद कैसे आएगी? सर गेम बड़ा सिंपल है, C&AG बड़ा आदमी है तो कंसल्टेशन लगेगी, रीजनल रूरल बैंक छोटे बैंक्स हैं तो अप्रूवल लगेगा। ये बात बस आपने ध्यान रख के चलनी है। अब आते हैं सर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। इसमें आपने बस सबसे पहले देखना है इनिशियल कंसीडरेशन। इनिशियल कंसीडरेशन मतलब आदि तुसी प्लानिंग टीम बताओ। सर आदि तुसी प्लानिंग टीम बताओ मतलब ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, यानी जो भी आप बैंक का असाइनमेंट एक्सेप्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आपने वही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करना है। जैसे SA 220 हो गया कि आप पहले सेकी देखते हो, सेकी मतलब सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। साथ ही साथ आपने देखना डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। सर डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस मतलब आप या आपके साथ वाले जो भी परिवार वाले वो विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं होने चाहिए बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सर आई का क्या मतलब है, इंटरनल असाइनमेंट। जैसे मैं एक इंटरनल ऑडिटर होकर स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता, वैसे अगर मुझे किसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना है तो मेरे पास कोई इंटरनल असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। गॉट इट सर। साथ ही साथ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये हम सबको पता है, ऐसे 210 में लिखी है। तो सी फॉर सर, सी फॉर कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। आई थिंक अब तक सबने आंसर बता ही दिया। क्लॉज नंबर 8, क्लॉज नंबर 8, वेरी गुड कुनिका। क्लॉज नंबर 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ये बोलता है कम्युनिकेट, तो आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करके चलना है। एंड लास्ट में प्लानिंग टीम बताओ, यानी हम ऑडिट प्लानिंग करेंगे, एंगेजमेंट टीम को लाएंगे। सर एंगेजमेंट टीम में कैसे लोग होने चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। अब आती है बात अंडरस्टैंडिंग की। सर अंडरस्टैंडिंग हमको कौन सा ऐसे बताता है, ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो मैंने कहा एंटिटी का बैंक समझेंगे, उसका एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग प्रोसेस, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके कहीं ना कहीं शायद क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिलेगी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सर रिस्क मैनेजमेंट किसके हाथों में दे दी गई है, TCWG। TCWG अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ओवरसाइट करेगी, ओवरसाइट करेगी किसकी, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, रिस्क और कंट्रोल। बोलो मेरे साथ, रिस्क और कंट्रोल। इधर रिस्क इधर कंट्रोल, इधर रिस्क इधर कंट्रोल। यानी आपने सबसे पहले क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है कौन सी रिस्क ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको मॉनिटर करके चलेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग को संभाल के रखना 4th पॉइंट में काम आएगा। अब रिस्क है तो कंट्रोल है, कंट्रोल है यानी कंट्रोल एक्टिविटीज, जिनकी बात हम कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 या 4 में भी करते हैं, जिसमें हम पाइप्स की बात करते थे। गॉट इट सर। एंड मॉनिटर करने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन जो मिलेगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पूरा टॉपिक बार फटाफट मुझे रिवाइज कराओ। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, सर बैंक का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कौन देख रहा है ऊपर बैठ के, TCWG। TCWG इज डूइंग द ओवरसाइट ऑफ
रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, रिस्क है तो कंट्रोल है, IMM ऑफ रिस्क, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मॉनिटरिंग, कम ऑन, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क, रिस्क है तो कंट्रोल है यानी कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग को उठा के फोर्थ पॉइंट में वापस डाल दिया, एंड लास्ट पॉइंट वाज मॉनिटरिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी बाबू, वो मिलेगी रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट सारे बच्चे बस रीड करके चलेंगे। अब सर एक पॉइंट आता है स्पेशल कंसीडरेशन इन आईटी एनवायरनमेंट। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपके एलएमएस पे 10 से 15 मिनट की एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो नीड नॉट वरी अबाउट इट, दिस विल बी इन ओपन। अब आता है सर इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बताओ सर बेसिक कंट्रोल्स क्या है। ये बेसिक कंट्रोल्स वही है जो हमने रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में सीखे थे कि जॉब रोटेशन होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए, एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक करे। और बताओ सर, इसमें हमने स्पेसिफिकली एक बात पढ़ी थी डिमांड ड्राफ्ट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर की। सर इसका क्या मतलब था, जो भी डिमांड ड्राफ्ट से टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स हैं, जो भी आप रिसीव करोगे वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ओपन करेगा। अब डिमांड ड्राफ्ट को चेक करने के लिए क्या चाहिए, सिग्नेचर बुक, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होगी। टेलीग्राफिक ट्रांसफर को चेक करने के लिए क्या चाहिए, कोड, वो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होगा। प्लस हो सकता है इंसान की नीयत बदल जाए, जो इंप्लॉय है उसकी नीयत बिगड़ जाए, यानी क्या हो सकती है सर, इनफिडेलिटी। कम ऑन, सारे बच्चे बोलो नियत खराब होने को क्या कहते हैं, इनफिडेलिटी। कोई और लॉस हो सकता है तो उसकी इंश्योरेंस वगैरह लेके चलो। और इसमें हमने बोला था धप्पा, सर धप्पा मतलब सरप्राइज चेक्स भी होने चाहिए। तो ये बेसिक आपको जनरल कंट्रोल ध्यान रखने। आई होप आपने जब क्वेश्चन बैंक किया तो उसमें आपको इसका सवाल भी मिला होगा। तो यही आपने चेक करना है, जॉब शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वर्क फॉर वन पर्सन शुड बी चेक्ड बाय अनदर, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक शुड बी प्रूव्ड एवरी डे। फॉर्म्स वगैरह चेक करोगे, जो मेल्स रिसीव होंगे वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रिसीव करेगा, उस पे आपने साइन चेक करना है, कोड चेक करना है, सरप्राइज चेक मतलब धप्पा, प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ऑल द लॉसेस विच आर एक्सपेक्टेड। तो 3-4 बार बस इन पॉइंट्स को रीड करो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आता है सर सवाल कैश का। कैश की बात बताओ सर, गांधी जी मतलब बापू, बापू मतलब कैश। कैश किसके पास रखी होगी बैंक में, एक बंदे के पास, दो बंदों के पास, या तीन बंदों के पास। सर जॉइंट का मतलब है जॉइंट कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। मस्ती करते हो तुम लोग। तो जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्या मतलब 2 लोग मिलकर कैश को संभालेंगे। और तीसरा बंदा रोज टेस्ट चेकिंग करेगा और फुल काउंटिंग करेगा ओकेजनली। तो यही बात लिखिए, जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, टेस्ट चेक डेली एंड काउंटेड इन फुल ओकेजनली। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी आपकी कैश पेमेंट्स होंगी, हाई वैल्यू कैश पेमेंट्स होंगी, उसको कहीं ना कहीं आपका कह सकते हो जो ब्रांच मैनेजर है वो चेक करेगा, यानी हाई वैल्यू कैश रिसीट्स एंड पेमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय द ब्रांच मैनेजर। प्लस जो भी आप पेमेंट करोगे वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए। यही 4-5 बातें बस आपने ध्यान रखनी है। और इसमें एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला पॉइंट है, क्या जो कैशियर है उसके पास कस्टमर लेजर का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए कस्टमर लेजर का एक्सेस, बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो 5 पॉइंट फटाफट एक बार मेरे को रिवाइज करके बताओ। सबसे पहले कैश किसके पास होगी, जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। थर्ड पर्सन क्या करेगा, टेस्ट चेकिंग करेगा और फुल काउंटिंग करेगा ओकेजनली। समझ गए सर। प्लस हमने यहां पे बोलना है ये 3 लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है, जो कैशियर है उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में जो भी आप कैश पेमेंट्स करेंगे दैट शुड बी ऑथराइज्ड। प्लस जो हाई वैल्यू कैश पेमेंट्स एंड रिसीट्स है इसको आप ब्रांच मैनेजर को बता के चलेंगे। अब आता है सर क्लियरिंग्स वाला पॉइंट। क्लियरिंग्स वाले पॉइंट में हम सबको कौन सा एग्जांपल याद आता है, निशित वाला एग्जांपल। सारे बच्चे बताओ निशित को मुझे कितनी पेमेंट देनी थी, जो मेरा दोस्त निशित है उसने मुझे कितनी पेमेंट देनी थी। सर उसने आपको 8 लाख रुपए देने थे। क्या बात कर रहे हो सर, सब बताओ कितनी पेमेंट देगा निशित मुझे, मैं तो खुश हो रहा हूं। सर उसने आपको 8 लाख देने थे। मैंने कहा वेरी गुड। जब उसने मुझे 8 लाख रुपए देने थे तो मुझे 8 लाख उसने बैंक यूपीआई कर दिए, चेक से दिए। सर पुराने जमाने का दोस्त है तो उसने चेक से दिए। मैंने कहा वेरी गुड। जैसे ही उसने मुझे चेक दिया तो क्या मेरा अकाउंट अपने आप क्रेडिट हो गया, मैंने चेक अपने बैंक को दिया। सर आपने अपने बैंक को दिया। जैसे ही मैंने अपने बैंक को चेक दिया तो मेरा बैंक ने क्या किया, मेरा बैंक कैसे वेरीफाई करेगा वो साइन सही है कि नहीं, वो चेक सही है कि नहीं, निशित के पास उतना अकाउंट बैलेंस है कि नहीं। सर आपका बैंक तो नहीं चेक कर सकता, निशित का बैंक चेक कर सकता है। ओ, तो इसके बैंक को कैसे पता चलेगा कि इसने चेक इशू किया है। सर पूरा सिस्टम चलता है। यहां से एक बंदा भाग के आरबीआई के पास जाता है, फिर आरबीआई से एक बंदा भाग के उसके बैंक के पास जाता है, वो फिर चेक करता है कि जो चेक है वो सही है कि नहीं। मैंने कहा बट ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता, अब इस चेक की फोटो खिंचती है,
ये फोटो जाती है आरबीआई के पास यानी क्लियरिंग हाउस के पास, फिर क्लियरिंग हाउस से कहां जाती है, इसके बैंक के पास। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, इसको कहते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आउटवर्ड क्लियरिंग बैंक टू द इनवर्ड क्लियरिंग बैंक वाया द क्लियरिंग हाउस। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम में हमने कुछ अच्छी बातें सीखी थी सर। क्या? जब भी चेक की अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा होगी, जब भी चेक की अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा होगी, तो आप कस्टमर से कंफर्मेशन लेंगे कि पेमेंट करनी है कि नहीं, प्लस आप उसका सिग्नेचर देख के ही पेमेंट करेंगे। एंड दूसरी चीज, अगर आउटवर्ड क्लियरिंग बैंक जो है, आउटवर्ड क्लियरिंग बैंक से वो चेक पास नहीं होता तो वो क्या करेगा, ये मुझे कॉल करके चेक रिटर्न करेगा। यही 4 बातें यहां पे लिखी हुई हैं। क्या? चेक ट्रंकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? अगर चेक की अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है इनवर्ड क्लियरिंग में, तो कस्टमर को कॉल करो, साइन ऑफ द कस्टमर शुड बी वेरीफाइड, एंड लास्ट पॉइंट इज अनपेड चेक्स इन द आउटवर्ड क्लियरिंग शुड बी रिटर्न टू द कस्टमर। नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ बिल फॉर कलेक्शन। सर बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या था, एक बार वो भी रिवाइज करा दो। तो मैंने कहा गेम बड़ा सिंपल है। हमारा इंपोर्टर क्या करता है, हमारे इंपोर्टर को हमने गुड्स भेज दिए एक्सपोर्टर ने, ठीक है सर। अब एक्सपोर्टर को चिंता हो रही है कि पेमेंट आएगी कि नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब इंपोर्टर ने क्या किया सर, इंपोर्टर ने कहा मैं पेमेंट कर दूंगा। हमने कहा ऐसे कैसे, हम पेमेंट कलेक्ट करवाएंगे। हम पेमेंट कलेक्ट करवाएंगे किससे, अपने बैंक के थ्रू। तो हमने एज अ एक्सपोर्टर क्या किया, डॉक्यूमेंट्स भी दिए, बिल्स फॉर कलेक्शन भी दिए अपने बैंक को। हमारे बैंक ने क्या किया, वही डॉक्यूमेंट्स और बिल्स फॉर कलेक्शन भेजे अपनी फॉरेन ब्रांच को या अपने किसी एजेंट को। अब ब्रांच का काम क्या है, डॉक्यूमेंट्स दो, पैसा लो, डॉक्यूमेंट्स दो, बिल को कलेक्ट करो। जैसे ही बिल कलेक्ट हो गया, हमारा अकाउंट अब क्रेडिट हो ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो इसी में आपने बस 3-4 बातें ध्यान रखनी है। क्या? जो भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे दे शुड बी रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। मेरा अकाउंट क्रेडिट कब होगा एज अ एक्सपोर्टर, जल्दी से बताओ। मेरा अकाउंट एज अ एक्सपोर्टर कब क्रेडिट होगा, जब बिल कलेक्ट हो जाएगा। जब बिल कलेक्ट हो जाएगा यानी जब पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। तो यही बात सेकंड पॉइंट में लिखी है। एंड लास्ट पॉइंट इज, जब इस ब्रांच ने इसको भेजा, बताना अच्छे से बताना, ये क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। जब इस ब्रांच ने इसको भेजा तो 2-2 जगह बिल्स फॉर कलेक्शन आ गए। हाँ सर, क्यों? क्योंकि इसने इसको बिल्स फॉर कलेक्शन दिया तो इसकी बुक्स में भी है, इसने इसको भेजा तो इसकी बुक्स में भी है। कौन रिवर्सल मारेगा, एसबीआई या एसबीआई की फॉरेन ब्रांच? एसबीआई या एसबीआई की फॉरेन ब्रांच, कौन इस केस में रिवर्सल मार के चलेगा, फटाफट बताओ। इस ब्रांच ने इसको भेजा, कौन बिल्स का रिवर्सल मारेगा? वेरी वेरी गुड, रिसीविंग ब्रांच। कहीं ना कहीं जो रिसीविंग ब्रांच है सर, रिसीविंग ब्रांच यानी फॉरेन ब्रांच। जो फॉरेन ब्रांच है इट विल हैव टू रिवर्स द एंट्रीज एट द ईयर एंड, ताकि 2-2 जगह बिल्स आउटस्टैंडिंग ना आ जाए। तो बस यही 3 बातें आपने ध्यान रख के चलनी है। अब आता है सर बिल्स परचेज। बिल्स परचेज का गेम बड़ा सिंपल है। दिस इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। जब भी मैं कहीं बिल डिस्काउंटिंग कराने जाऊंगा तो सर मुझे क्या करना है, मेरी जो सिक्योरिटी है, मेरा जो डेटर है वो बैंक के नाम पे हो जाएगा। क्या बैंक पूरे पैसे देगा? नहीं, वो थोड़ा मार्जिन रखेगा, प्लस वो डिस्काउंटिंग चार्ज भी लगाएगा। अगर डिस्काउंटिंग चार्ज 2 पीरियड्स में आ रहा है तो उसको अपोर्शन करके चलो। और अगर टाइम पे बिल कलेक्ट ना हो पाए, अगर टाइम पे बिल कलेक्ट ना हो पाए तो इसके बारे में हेड ऑफिस को रिपोर्टिंग करके चलनी है। अब आता है सर अनदर पॉइंट, लोन्स एंड एडवांसेस। दिस वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। सर इसमें क्या है, जब भी मैं आपको लोन दूंगा, मैं कौन हूं, बैंक हूं, आप कौन हो, मेरे बोरोअर हो। जब भी मैं आपको कोई लोन दूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करूंगा। आज तो तुम मेरे से लोन ले जा रहे हो, कल जाके वापस लौटा पाओगे या नहीं, तो ये चीज मैं सबसे पहले चेक करूंगा। हाँ सर, तो मैंने क्या चेक करी, क्रेडिट वर्दीनेस। फिर मुझे लगा इसको लोन दे देना चाहिए तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी। अब जैसे ही मैं लोन दे रहा हूं, मैं तुमसे क्या मांगूंगा, सारे बच्चे बताओ, मैं तुमसे क्या मांगूंगा, मैं तुमसे मांगूंगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, हाँ 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 हाँ, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में 3 पॉइंट्स ध्यान रखना। क्या? जो भी मैं सिक्योरिटी लूंगा उसमें अच्छा मार्जिन रखूंगा। सिक्योरिटी रिसीव करने वाला बुद्धू बच्चा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। सिक्योरिटी किसके नाम में, मेरे नाम में। तो ये 3 बातें अपन ध्यान रखेंगे। क्या? सिक्योरिटी में मार्जिन अच्छा होना चाहिए, जो सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या था, बोलो सर? लास्ट पॉइंट था कि कहीं ना कहीं हम मार्जिन रखेंगे, रिसीव करने वाला रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। 5 पॉइंट तो हो गए। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखना। क्या? मैं जितनी भी आपको लिमिट दूंगा आप उससे 20% एक्स्ट्रा लिमिट ले सकते हो। यानी जितने भी अकाउंट्स है वो ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर तो रहेंगे, बट आप उनको 20% एक्स्ट्रा दे सकते हो। कब तक? 90 डेज के लिए। क्योंकि 90 डेज के बाद लोगों की नीयत खराब हो जाती है, वो एनपी हो जाते हैं। तो हमने कहा 20% ऑफ द एक्स्ट्रा लिमिट कैन बी गिवन, बट मैक्सिमम 90 डेज के लिए, उससे ज्यादा मत मांगना। समझ गए सर? प्लस जितने भी अकाउंट्स हैं उनको आपने रिव्यू करना है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर।
एंड इरेगुलर अकाउंट्स को हेड ऑफिस को बताएंगे। यही सेम पॉइंट आपके बिल्स परचेज में भी लिखा था। अब आता है सर डिमांड ड्राफ्ट, इसको बस रीड कर लो कि सिग्नेचर चेक करेंगे, टेलीग्राफिक कोड चेक करेंगे, और सर इसमें क्या है, जो भी ब्रांच सपोज इसने कोई डिमांड ड्राफ्ट इशू किया है इसके लिए, तो ये इसको इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर इसको कंफर्मेशन नहीं मिलती तो ये चेक करेगी। तो ये बेसिक बातें आपने इस डायग्राम में ध्यान रख के चलनी थी। अब आते हैं सर हम सबका लास्ट इंटरनल कंट्रोल, दैट इज क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। इसके बाद पानी के दो घूंट लगा लेंगे। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन में बस आपने वो साइकिल ध्यान रखनी है। सर कौन सी साइकिल, हीरो की साइकिल? मैंने कहा नहीं नालायक, ये वाली साइकिल। सपोज आज मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, मान लो तुमको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तुम कौन हो? आर्टिकल। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी बने, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, मुझे सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। अब अगर तुम्हें चाहिए क्या, क्रेडिट कार्ड, तुमको क्यों दे? स्टाइपेंड कितनी है तुम्हारी? अभी तो लाखों कमाने पेंडिंग है, अभी तो कमाओगे थोड़ा आगे जाके तो तुमको मिलेंगे क्रेडिट कार्ड बढ़िया वाले। वैसे मिल जाते हैं आर्टिकल को, मुझे भी मिला था। जब मैं ईवाई में काम करता था मुझे 40,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिला था, मजा आ गया था। फिर मैंने कहा शॉपिंग करेंगे, फिर मैंने कभी कुछ खास शॉपिंग कर ही नहीं पाया, ठीक है। तो उसमें सबसे यही तुम्हारी मोटिवेशन होनी चाहिए कि 40,000 की जो लिमिट है ना उसको 40 लाख पे लेके जाना है, ठीक है। ये दैट शुड बी योर मोटिवेशन। अच्छे से करोगे? करेंगे सर। तो मैंने कहा सबसे पहले जब भी क्रेडिट कार्ड लेने जाते तो ऐसी ऐरे गहरे किसी को भी उठा के क्रेडिट कार्ड नहीं दे देते, चेक करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। उस क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के प्रोसेस को कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर ये आती है। तो जैसे ही उन्होंने स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन करी, वो क्या करेंगे, इशू करेंगे कार्ड। बट जो भी कार्ड का इशू हो रहा है उसकी जो बची हुई इन्वेंट्री है कार्ड्स की, उस पे क्या होने चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए, उसको प्रॉपर फिजिकल कस्टडी होनी चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, कंट्रोल्स ओवर इशू एंड इन्वेंट्री ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। अब जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिला, आप चले गए मैकडॉनल्ड्स मैकालू टिक्की बर्गर खाने। मैंने कहा वेरी गुड। जैसे ही आपने स्वाइप किया तो क्या होगा, मर्चेंट विल डू द प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करेगी, वो रिइंबर्समेंट करेगी मर्चेंट को। मर्चेंट को पैसे देगी, किसको चार्ज करेगी, कस्टमर को चार्ज करेगी। कस्टमर का गला पकड़ेगी कि भाई अब तुम मुझे पैसे दो। फिर उसको पास कार्ड स्टेटमेंट आएगा, कार्ड स्टेटमेंट पे पेमेंट नहीं करी तो उसको रेगुलर फॉलोअप किए जाएंगे। तो यही चीज कहीं ना कहीं आपने अपने घर पे भी देखी होगी, यही बातें आपने ध्यान रखनी है। इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, कंट्रोल्स ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड्स, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट्स टू द सेटलमेंट्स एक्सेप्टेड, फिर मर्चेंट्स को रिइंबर्समेंट, दोस रिइंबर्समेंट्स आर चार्ज टू द कस्टमर। एकदम लॉजिकल फ्लो में चल रहे, जैसे एक शांतिदार आदमी चलता है। वेरी गुड सर। फिर स्टेटमेंट्स आर सेंड टू द कस्टमर एंड फॉलो अप विद द कस्टमर। यहां हमारा बैंक ऑडिट का एक अध्याय खत्म हुआ। 4 अध्याय हैं टोटल। पहला अध्याय खत्म होता है सर कितने मिनट में, 20 मिनट में। सारे बच्चे बताओ क्या पहला अध्याय क्लियर है? फटाफट बताइए। इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल गुड? डन 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 सर। अब आ जाओ एसएलआर और सीआरआर रिक्वायरमेंट्स की तरफ। सर ये सलर और सरर क्या है? मैंने कहा बड़ा सिंपल गेम है, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं स्कूल में भी पढ़ा होगा। सीआरआर वो डिपॉजिट्स का रेशियो होता है जो हम कहीं ना कहीं आरबीआई के पास रखते हैं। वेरी गुड। तो यहां पे हम आरबीआई का सर्कुलर चेक करके चलेंगे। दूसरी चीज आती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कम ऑन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी मेरे पास जितने भी डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स, डिमांड लायबिलिटी यानी करंट डिपॉजिट्स आ गए, फिक्स डिपॉजिट आ गए, इसका मैं क्या करूंगा, थोड़ा परसेंटेज अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखूंगा। कल को कोई डिपॉजिटर आएगा मेरे से पैसे मांगने तो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली हमारी जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है यानी जो हमारे डिपॉजिट्स हैं उसका एक परसेंटेज मुझे लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना है। इन्हीं दो चीजों को चेक करने के प्रोसेस को कहते हैं एसएलआर की चेकिंग। अब इसमें इन्होंने एक स्पेशल बात लिख रखी है। क्या? सबसे पहले आप आरबीआई की गाइडलाइंस को देखो। मैंने कहा ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी है, इसकी चेकिंग आपने करनी है ऑन द डेज अदर देन फ्राइडे। सर फ्राइडे क्यों नहीं? क्योंकि फ्राइडे को तो पिक्चर रिलीज होती है। आजकल तो वो वाली पिक्चर भी आई है, कौन सी, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ठीक है। और वो एक ओ माय गॉड 2 भी आई है, ठीक है। तो ये वाली जो पिक्चरें हैं ये देखने जाना है, तो कैसे चेकिंग करें? तो ये तो हो गई मस्ती वाला रीजन। असली रीजन ये कि फ्राइडे को ऑलरेडी कंसोलिडेशन होती है, चेकिंग होती है। तो इन्होंने कहा ब्रांच ऑडिटर को भेजो क्या, कि हमको लिक्विड एसेट्स के बारे में बताया जाए, ट्रायल बैलेंस भेजा जाए ऑन द फ्राइडेज, ऑल्सो ऑन द डेट्स अदर देन फ्राइडेज। और जिस भी दिन अदर देन फ्राइडे मंगा रहे हो उनसे बोलना कैश वेरिफिकेशन करके भेजें। अब जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, समझना मेरी बात, जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी, कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है सर। क्या क्या एक्सक्लूड होगा? मैंने कहा पीपी मुन्नी। पीपी मुन्नी का क्या मतलब है, जो भी आपकी पेड अप कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, प्लस लोन्स हैं फ्रॉम बड़े बड़े बैंक्स। सर बड़े बड़े बैंक्स का क्या मतलब है, एक्सिम बैंक हो गया,
नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, इन सबको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है सर। अगला पी क्या था? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट जो रिकवरीज हैं उसको एक्सक्लूड करेंगे। मुन्नी का क्या मतलब था सर? मुन्नी का मतलब था, मुन्नी, हाँ वही वाली, मैंने कहा मुन्नी का मतलब था मार्जिन्स, जो भी मार्जिन्स हैं इन द सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटीज, उसको भी एक्सक्लूड करेंगे। अन का क्या मतलब था? अन का मतलब था अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स एंड बैलेंसेस, जो कि लिंक ब्रांचेस में पड़े, जिनको कहीं ना कहीं किसी और ब्रांच ने पे कर दिया। इसका एग्जांपल हमने लिया था लक्ष्मी नगर ब्रांच और करोल बाग ब्रांच। अगर लक्ष्मी नगर ब्रांच की लाइबिलिटी फॉर डिविडेंड करोल बाग ने पे कर दी तो उसको भी हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। एंड लास्ट में सर क्या आता है? लास्ट में आता है आई फॉर इंपोर्ट बिल्स। इंपोर्ट बिल्स के अगेंस्ट हमारे पास पेमेंट आ चुकी है बट फाइनलाइजेशन ऑफ द रेट्स पेंडिंग है, तो वो भी हमारे अनयूटिलाइज्ड डिपॉजिट्स में पड़ा है, लाइबिलिटी में पड़ा है, उसको इस चीज के लिए एक्सक्लूड करके चल रहा है। तो पीपी मुन्नी करके हमने सारे पॉइंट्स ध्यान में रखे थे, प्लस कुछ चीजें एड बैक होंगी सर। क्या? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्स बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो मिरर अकाउंट, एंड लास्ट पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड, इसको भी अपन एड बैक करके चलेंगे। इसका हमने आई थिंक एक क्वेश्चन भी किया था जो करके आपको बड़ा मजा आया था, तो एक बार एमसीक्यू इसका प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है सर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, नेक्स्ट अध्याय, जो कि सबसे आसान भी था। आरबीआई के साथ बैलेंस कैसे चेक करेंगे? किसी भी आदमी के साथ, किसी भी इंसान के साथ बैलेंस कैसे चेक किया जाता है? ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हम भी आरबीआई को कंफर्मेशन भेजेंगे, जब बैलेंस मैच नहीं होगा तो रिकंसिलेशन बनाएंगे। वही बेसिक बातें आपने देखनी है। अब रिकंसिलेशन में हमको क्या देखना था? सीआरडीआर। सीआरडीआर का क्या मतलब था? कैश ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यू आइटम्स नॉट एडजस्टेड, अदर क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज नॉट रिस्पॉन्डेड फॉर 15 डेज। इसी पे एमसीक्यू भी आया था पिछले अटेम्प्ट में। ठीक है सर। अब आता है सर अगला सवाल, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये किस बला का नाम है? ये किस बला का नाम है सर? ये भी बता दो। तो मैंने कहा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का मतलब है एक बैंक दूसरा बैंक, इस बैंक को पैसे की जरूरत है तो ये किससे लेगा? आपसे या मेरे से? मैंने कहा नहीं, ये इस बैंक से लेगा। तो जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है उसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सर कितने टाइम के लिए लेता है? 2 से 3 दिन मैक्सिमम। तो हो सकता है बैलेंस शीट डेट पे कोई ऐसा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हो जो आपके बैंक ने किसी और बैंक को दिया है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि इसने इसको इतने पैसे दिए, तो पक्का हेड ऑफिस की ऑथराइजेशन होगी। मैंने कहा वेरी गुड, चेक कर लेना ऑथराइजेशन विद द हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शंस, ये साथ साथ देख लेना। दूसरी चीज, जब इसने इसको पैसे दिए, इसने रिसीट ली होगी, बोरोवर का सर्टिफिकेट होगा, वो चेक कर लेना, प्लस इसके पास रजिस्टर होगा। तो मैंने कहा इसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन देख ली, साथ ही साथ हम क्या देखेंगे? पैसे दिए तो इंटरेस्ट भी मिला होगा, तो हम इंटरेस्ट देखेंगे। एंड इसके साथ आपने एक चीज और देखनी है, कॉल लोन्स मेड कांट बी एडजस्टेड विद द कॉल लोन रिसीव्ड। यानी अगर एज अ बैंक मैंने किसी को कॉल लोन दिया प्लस किसी से कॉल लोन लिया, क्या मैं इन दोनों को नेट ऑफ कर दूं? भूल के भी मत कर देना, भूल के भी मत कर देना। साफ साफ लिखा है क्या? जो भी आपने कॉल लोन्स दिए हैं उसको आप नेट ऑफ नहीं कर सकते विद द कॉल लोन रिसीट। तो यही बातें आपने ध्यान रख के चलनी है। पांचों बातें जल्दी से बताओ सर। इस बैंक ने इसको पैसे दिए तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस और ऑथराइजेशन के बाद दिए। जब पैसे दिए तो डॉक्यूमेंटेशन होगी। जल्दी से बताओ डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जो जो बच्चा नहीं बोलेगा ना, 6-6 महीने के लिए रेडी हो जाओ। मैं पहले ही बता रहा हूं, 6-6 महीने के लिए रेडी हो जाओ। आईसीआई बढ़िया 6 महीने की और छुट्टी दे देता, तुम बोलते ही नहीं हो। पता नहीं कहां के महान व्यक्ति हो तुम, हैं बॉन्ड विद अ सिल्वर स्पून। फटाफट बताओ क्या क्या चीजें थी जो हमको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में देखनी है। सर मैंने दिया तो बोरोर का सर्टिफिकेट होगा, रसीद होगी, रजिस्टर में एंट्री होगी। ये रजिस्टर की एंट्री ना आगे जाके काम आएगी, सब्सिक्वेंट रीपेमेंट आगे जाके काम आएगा, तो ध्यान रखना। अब मैंने पैसे दिए तो वापस लिए, दैट इज सब्सिक्वेंट रीपेमेंट, और वापस ऐसे नहीं लिए, इंटरेस्ट के साथ लिए, इंटरेस्ट के साथ लिए। वेरी गुड। तो यही पॉइंट्स हमको ध्यान में रख के चलने हैं। अब आता है सर स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत सारे टॉपिक्स है स्टडी मटेरियल में, अगर आप चाहो, आपके पास बहुत समय है तो आप रीड कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट वाला मैंने यहां पे आपके लिए लाके रख दिया। क्या सर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक तो बैंक खुद करता है, एक उसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट्स होते हैं, एक बाकी ब्रोकर्स के बिहाफ पे करता है। क्या सबके अकाउंट अलग अलग बनाने हैं? हाँ हाँ हाँ, अलग अलग बनाने हैं। समझ गए सर। अब एक बात बताओ, जो मेरे पीएमएस क्लाइंट्स हैं उनका ऑडिट कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर? एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। प्लस जितने भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं उनका हाफ ईयरली रिव्यू होगा 30th सितंबर और 31 मार्च को। अब आता है सर टॉपिक ऑफ एडवांसेस। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हमको एडवांसेस में किन चीजों को लेके एविडेंस इकट्ठा करना है? तो आपने एविडेंस इकट्ठा करना है फॉर द अजर्शंस। सर अजर्शंस मतलब जो एडवांसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट मतलब दीज आर आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। राइट मतलब दीज आर आउटस्टैंडिंग टू द बैंक, दीज आर अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक। कंप्लीटनेस मतलब देयर इज नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, दीज आर सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज
वैल्यूएशन, प्रॉपर वैल्यूएशन हैज बीन डन कंसीडरिंग द रिकवरेबिलिटी। सर रिकवरेबिलिटी को अपन कैसे कंसीडर करते हैं? प्रोविजन बना के, यानी अगर कोई एडवांस से लगता है पैसा नहीं आने वाला तो आप उसका प्रोविजन बना के चलोगे। गॉट इट सर। अब आता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगेन हौले हौले चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में क्या देखेंगे? सबसे पहले मास्टर डेटा, बोलो मेरे साथ, मास्टर डेटा, यानी हमको देखनी है करेक्टनेस ऑफ मास्टर डेटा। सर मास्टर डेटा का क्या मतलब है? कस्टमर की आईडी होगी जिसने भी हमसे कहीं ना कहीं पैसे लिए हैं, उसके बाद उसके अगेंस्ट होगा उसको हमने कितना अमाउंट दिया, उस पर क्या इंटरेस्ट है, व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ रीपेमेंट, किस तरह से वो पैसे हमको लौटाएगा, उसकी सारी डिटेल्स उसमें होंगी। बट रिमेंबर, हर कस्टमर आईडी, एक इंडिविजुअल कस्टमर की एक इंडिविजुअल कस्टमर आईडी होनी चाहिए, डबल डबल कस्टमर आईडी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है? ईच कस्टमर शुड बी टैग्ड अंडर अ सिंगल कस्टमर आईडी। अब हम क्या करेंगे? गड़बड़ वाले कस्टमर पकड़ेंगे, प्रॉब्लमेटिक कस्टमर पकड़ेंगे। सब प्रॉब्लमेटिक कस्टमर के एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, SMA1 SMA2 कस्टमर, जिसको किसी रिपोर्ट ने प्रॉब्लमेटिक का, यानी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है या फिर आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो सकती है। वेरी गुड। तीसरा ऐसा प्रॉब्लमेटिक कस्टमर कौन सा था? मैंने कहा तीसरा प्रॉब्लमेटिक कस्टमर वो था, चौथा तो मुझे याद आ रहा है क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट, चौथा याद आ गया क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट। तीसरा था मालिक माफ कर दो, ये मैं ना हमेशा भूल जाता हूं, मालिक माफ कर दो। सर मालिक माफी दे दो मतलब लिस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। तो ये चार चीजें आपने याद रखनी है, SMA1 SMA2। दूसरा वाला कौन सा था? जिसको किसी ने बोला, यानी किसी की रिपोर्ट में बोला गया कि प्रॉब्लमेटिक अकाउंट है। चौथा, तीसरा कौन सा था? सर तीसरा मैं फिर से भूल गया, मालिक माफ कर दो, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। जैसे भूल जा बोलो मालिक माफ कर दो, लिस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। एंड फोर्थ वन वाज क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट। याद आ गया, मजे आ गए, ऐसे फील आती है ना जैसी रिकॉल हो जाता है, ओए होए होए भले 2 बाल गिर गए, मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, याद तो आ गया। अब सर क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट क्या है? जो 12 महीने के अंदर अंदर एनपीए बन गए, बोलो मेरे साथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर एनपीए बन गए। कौन कॉल कर रहा है कमबख्त? अभी छोड़ो इसको, ठीक है, अननोन नंबर है। तो यहां पे अपने को क्या करना है? एडवांस स्लिपेजेस टू द एनपीए विद इन 12 मंथ्स। फिर बेसिक बात है कि एडवांस दिया तो इंटरेस्ट आएगा, वो देख के चलो। जितने लार्ज एडवांसेस उनको कंप्लीट चेकिंग करो, बाकियों की सैंपलिंग करो। बेसिक पॉइंट्स, ठीक है सर। अब आता है रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। इस टॉपिक को याद करने का बस एक तरीका है, एडवांसेस वाला बंदा पैसे देगा कि नहीं, रिपोर्ट चेक करके चलो, रिपोर्ट चेक करके चलो, उससे पता चल जाएगा कि भाई बंदा बढ़िया है कि नहीं। सर कौन कौन सी रिपोर्ट थी? पीरियोडिक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट। सर ऑडिट रिपोर्ट कब देखनी है? जब आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज आर बियॉन्ड द कट ऑफ लिमिट फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बैंक। तो आपने 4 स्टेटमेंट्स देखने, पीरियोडिक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, समझ गए सर। अब आता है प्रोविजन फॉर एनपीए। सारे बच्चे बताओ, क्या एनपीए एक बंदा खुद बैठ के बनाता है या आजकल सिस्टम बना हुआ है? सर सिस्टम बना हुआ है। जो बैंक्स का पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेट हो चुका है, सारी चीजें सिस्टम करती है, यानी सिस्टम क्लासिफाई करती है एडवांसेस को, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोविजन बनता रहता है। तो आपने सबसे पहले उनके सिस्टम को देखना है। और आजकल तो ये सिस्टम वाली चीज बड़ी सही चल रही है, सिस्टम, वो हरियाणवी वाली सिस्टम चल रहा है ना आजकल इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा हाँ, तो वो सिस्टम आपने यहाँ पे देखना है। समझ गए बिड़ू। तो मैंने कहा यहाँ पे अपन सिस्टम देखेंगे ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। समझ गए। अब देखो कि क्लासिफिकेशन उस सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर है कि नहीं। तीसरी चीज, क्लासिफिकेशन के बाद क्या देखेंगे? सब क्लासिफिकेशन। सब क्लासिफिकेशन मतलब जो क्लासिफिकेशन है उसको उन्होंने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में प्रॉपर्ली डाला है कि नहीं। एंड लास्ट में कंपेयर द डेट ऑफ एनपीए ऑफ करंट ईयर्स विद द प्रीवियस ईयर। चारों चीजें बताओ। सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन प्रॉपर है कि नहीं। सब क्लासिफिकेशन इनटू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड इस साल का पिछली बार से देख लो। अब आता है सर सवाल, अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट। इसमें मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया था? जिवे माल्या। सर जिवे माल्या ने क्या किया? जस्ट बैलेंस शीट डेट से पहले पैसे दे दिए, बैलेंस शीट डेट के जस्ट बाद पैसे वापस भी मिल गए। चल क्या रहा है बाबू? तो इसको बोलते हैं इनहेरेंट वीकनेस इन द अकाउंट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एनपीए। यहां पे आप बोलोगे ये डीम्ड एनपीए, तो डीम्ड एनपीए के केस में आप इसको एनपीए मानोगे भले ही द अमाउंट इज नॉट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। तो आप इसकी ना एक बार पिक्चर भी देख लेना, आपने नोट्स में बना रखी होगी। अब सर एक बात बताओ, जो एनपीए की क्लासिफिकेशन होती है दैट इज ऑन डेट, तो आपने बैलेंस शीट डेट पे चेक करके चलना है। प्लस सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे नहीं, किसी और दिन भी एनपीए बन सकता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओवरड्यू कॉन्सेप्ट। अब आती है सर डीपी कैलकुलेशन। दीपिका पादुकोण, बताओ डीपी क्या है? ड्रॉइंग पावर। ड्रॉइंग पावर कैसे निकालते हैं? डेटर्स प्लस
स्टॉक्स माइनस क्रेडिटर, तो इससे हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इस वर्किंग कैपिटल में से अगर मैं थोड़े मार्जिन को माइनस कर दूं तो मेरे पास ड्राइंग पावर कैलकुलेट होकर आ जाती है। क्या यही तरीका था? हाँ सर। तो ड्राइंग पावर हमने कैसे निकाली? इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ये कैलकुलेशन हेड ऑफिस अपनी बना के चलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंड गाइडलाइंस। तो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन होगी एज पर द एक्सटेंड गाइडलाइंस, दैट इज द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द बैंक व्हिच विल बी आल्सो अप्रूव्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। इस पे हमारा फोकस किस पे है? मैंने इसमें ना आपको एक बड़ी मस्त चीज बताई थी, माइनस प्लस माइनस। ये हमने इसी बैच में निकाली थी सर। माइनस प्लस माइनस का क्या मतलब है? प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि वो माइनस होते हैं। प्लस क्या होते हैं? स्टॉक्स प्लस होते हैं। प्लस हम एक चीज और माइनस करते हैं, क्या? जब भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए आप ड्राइंग पावर निकालोगे, उसकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट निकालोगे, तो उसमें से क्या माइनस होगा? मोबिलाइजेशन एडवांस। तो आपने बस ये याद रखना, माइनस प्लस माइनस, क्रेडिटर्स, स्टॉक्स, मोबिलाइजेशन एडवांस। वापस बोलो मेरे साथ, क्रेडिटर्स, स्टॉक्स, मोबिलाइजेशन एडवांस। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है, एंड लास्ट में स्टॉक वापस आ जाएगा। ऐसे बोलना, क्रेडिटर, स्टॉक, मोबिलाइजेशन एडवांस, स्टॉक रिटर्न्स। फिर से, क्रेडिटर, स्टॉक, मोबिलाइजेशन एडवांस, स्टॉक रिटर्न्स। सर स्टॉक रिटर्न्स का क्या मतलब है? स्टॉक ऑडिट करा के चलेंगे, जहां जहां अकाउंटेड फंडेड एक्सपोजर, जो भी अकाउंट का फंडेड एक्सपोजर है, दैट इज मोर देन स्टिपुलेटेड लिमिट। यहां पे हमने कारो 2020 की भी फील ली थी। यहां पे हमने कारो 2020 की भी फील ली थी। पता है, मैं समझ नहीं पा रहा हम लोग कितने लकी हैं। क्या मस्त मसालेदार कवरेज कर ली ना, मजा आ गया सर। चारों पॉइंट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लियर है। एक्सटेंड गाइडलाइंस, माइनस प्लस माइनस मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक्स, मोबिलाइजेशन एडवांस, स्टॉक्स वापस, स्टॉक ऑडिट इन केस द अकाउंट्स फंडेड एक्सपोजर इज मोर देन द स्टिपुलेटेड लिमिट। गॉट इट सर। अब आता है टेम्पररी डेफिशिएंसी। दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर किसी अकाउंट में टेम्पररी डेफिशिएंसी है, क्या मैं उसको एनपीए मान लूं? नहीं सर, टॉपिक खत्म। ठीक है सर। प्लस एक बात और बताओ, जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है होगी जिसके बेसिस पे ड्राइंग पावर निकालोगे, वो कितनी पुरानी चलेगी? सर 90 डेज का डर है, तो मैंने कहा 90 डेज को मंथ्स में कवर करो। सर 90 डेज को जब मंथ्स में करेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स आता है। मैंने कहा वेरी गुड, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा पुरानी हुई तो अकाउंट को मैं इरेगुलर मानूंगा। प्लस जो भी लिमिट्स है उनको रिव्यू करना है कब? सर आपकी जो भी सैंक्शन लिमिट्स हैं, दे शुड बी रिव्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर मैं 180 डेज फ्रॉम ड्यू डेट पे रिव्यू नहीं करूंगा तो एनपीए मान लेना। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे 90 क्यों नहीं लिया? बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज टफ टू रिव्यू विद इन 90 डेज। तो ये आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में भी है। अब एक बात और बताओ, जो एसेट की क्लासिफिकेशन है, ये बोरोअर वाइज है, फैसिलिटी वाइज है? सर ये बोरोअर वाइज है। ये कहीं ना कहीं बोरोअर वाइज है, यानी अगर मेरे पास 2 लोन है, हाउसिंग लोन और कार लोन, कार लोन एनपीए बन गया, हाउसिंग लोन एनपीए नहीं बना, तो इसको भी एनपीए मान के चलो, क्योंकि एक लोन एनपीए बन चुका है। अब आते हैं सर गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। इसमें हमने पक्का कहीं ना कहीं कुछ तो मस्ती की होगी, इसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ तो मस्ती की होगी। जल्दी से सारे बच्चे बताओ। एक है लल्लू जी, ठीक है, एक है लल्लू जी, इन्होंने बैंक से क्या लिया? लोन लिया। इस पे गारंटी किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ड्यू डेट से 10 दिन हो गए, कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। 30 दिन हो गए, कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। 60 दिन हो गए, कोई दिक्कत है? नहीं। 90 दिन हो गए सर, कोई दिक्कत है? मैंने कहा 150 दिन हो गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आप इसको एनपीए नहीं मानोगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होगी, क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कभी भी एनपीए नहीं मानते, अनलेस मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए। सर मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए, यानी हमने गारंटी इन्वोक की थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेपुडिएटेड द गारंटी। अच्छा इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से बताओ, इनकम रिकॉग्निशन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। इनकम रिकॉग्निशन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो रियलाइजेशन बेसिस पे ही होगी। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये बात आपने समझ ली। अब सर एग्रीकल्चर का ही बता दो। मैंने कहा एग्रीकल्चर में ना 2 तरह की क्रॉप्स होती है। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ, फिर मैं 2 तरह की क्रॉप्स बताता हूं फटाफट। एग्रीकल्चर में कितने तरह की क्रॉप्स? 2 तरह की, एलडीसी, एसडीसी। ये तो कुछ अलग ही एलिमेंट्स लग रहे हैं। मैंने कहा भाड़ में सारी बातें, तुम इधर देखो। सर ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। लॉन्ग ड्यूरेशन वाली कितना टाइम लेती है हार्वेस्ट होने में? सर बीज बोने से लेके खेती करने तक, बीज बोने से लेके खेती करने तक मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मेरे देश का किसान, जय जवान जय किसान, कितना टाइम लगता है? सर 1 साल से ज्यादा लगता है। 1 साल से ज्यादा लगता है, यानी जो हमारा क्रॉप सीजन है
दैट इज मोर देन 1 ईयर तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 1 ईयर तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। मैंने कहा वेरी गुड। एनपीए कैसे बनाओगे, ये कहता है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का जो लोन है दैट इज ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन तो हम एनपीए मान लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये कहता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्योंकि छोटा सीजन है तो 2 लगेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्योंकि छोटा सीजन है तो 2 लगेंगे, यानी इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन तो ये लगेगा। अब ये क्रॉप सीजन कौन डिटरमाइन करेगा सर, क्रॉप सीजन डिटरमाइन करता है संजय लीला भंसाली कमेटी, यानी उसको हम प्यार से बोलते हैं एसएलबी कमेटी, दैट इज स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी। आहा, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करती है। तो क्या ये बात हमने देखी थी, हाँ, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी डिसाइड करती है कौन सा क्रॉप सीजन है किस क्रॉप का, प्लस आपकी क्रॉप एग्रीकल्चरल क्रॉप में आती है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, मास्टर सर्कुलर ऑन लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। फिर हमने डिस्कस किया था सर रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस, इसमें ना फ्लो में चलना। सबसे पहले बताओ रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है, सामने वाले को कंसेशन देना। अब आप कंसेशन कैसे दे सकते हो, बाय मॉडिफाइंग द टर्म्स। सर मॉडिफाई कैसे 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 कर सकते हैं, कुछ चीजें कम करेंगे कुछ चीजें बढ़ाएंगे, मतलब आपने उसकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कम कर दी, उसका लोन रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज दे दी, तो जो उसके लिए अच्छी चीजें थी वो बढ़ा दी, जो उसके लिए खराब चीजें थी वो कम कर दी, यानी उसका रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया। और बताओ क्या किया, एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज दे दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपने उसको कंसेशन दी। अब एक बात बताओ, आपने इसमें सर्कुलर की कंप्लायंस देखनी है, प्लस कौन से अकाउंट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। क्या लॉस को भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कहता है नहीं। फिर इसने एक बात और बोली, अकाउंट्स कैन नॉट बी रिस्ट्रक्चर्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जिसकी एप्लीकेशन आई मतलब वो मजबूर है, उसकी हालत खराब है, तो फिर सर क्या है, उसको इंट्रिंसिकली वीक अकाउंट बोलेंगे। प्लस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो स्टैंडर्ड है वो सब स्टैंडर्ड बन जाएगा, जो डाउटफुल है वो डाउटफुल ही रहेगा, जो लॉस एसेट्स है उसको तो रीस्ट्रक्चर ही नहीं कर सकते। तो यही बेसिक बात है, आपने इसमें ध्यान रखनी है। वापस रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मान लो 5 नंबर का सवाल दे दिया आईसीआई ने, सारे बच्चों के होश उड़ गए, बट आप आंसर लिख के आ रहे हो, क्या फील आ जाएगी ना, हाँ सर फील आ जाएगी। तो सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब बताओ, ग्रांटिंग द कंसेशन। कैसे देंगे कंसेशन, मैंने कहा 3-4 तरीके, कुछ बढ़ा दो कुछ घटा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, मारोगे क्या सामने वाले को, उसकी वैसी बैंड बजी पड़ी है, तुमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट घटा दो, बी लॉजिकल, अप्लाई सम कॉमन सेंस, राइट। तो आपने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया, एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज दे दी, और सर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आप कहीं ना कहीं घटा सकते हो। ये भी जो भी घटाओगे बढ़ाओगे ये आपने किसके हिसाब से करना है, सर्कुलर के हिसाब से। सर्कुलर कहते हैं कौन कौन से अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। जिसकी एप्लीकेशन आई वो डाउटफुल, मतलब वो दिक्कत वाला अकाउंट है, उसको देख के चलना, उसके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है। समझ आई बात, हाँ सर। एंड लास्ट में कहता है जैसी रीस्ट्रक्चरिंग होगी डाउनग्रेड कर देना, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में ले जाना, डाउटफुल डाउटफुल ही रहेगा। क्या रीस्ट्रक्चर क्लियर है, हाँ सर। अब आता है सर अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट। क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट रिमेंबर पूरा का पूरा पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए, यानी जितनी भी ड्यू अमाउंट थी, अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, 100% ऑफ द अमाउंट शुड बी रियलाइज। क्या पार्शियल रियलाइजेशन में अपग्रेडेशन अलाउड है, आंसर इज नो, पार्शियल रियलाइजेशन में अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है। अब सर आता है सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मेरे को अपनी मुसीबत बेचनी है, एनपीए क्या है, मुसीबत है, मुझे अपनी मुसीबत बेचनी है, तो मैं मुसीबत ऐसे बेचूंगा कि कल को मेरे पास मुसीबत वापस चल के आ जाए, मैं बेच दूंगा एक बारी के लिए। सर बेच दोगे। अब एक बात और बताओ, एनपीए में कैश बेसिस पे बेचूं या अक्रूवल बेसिस पे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी मैंने पहले अक्रूवल बेसिस पे करके देखा था, पैसा नहीं आया तभी तो एनपीए बना, तो इस बार कैश बेसिस पे बेचूंगा, मेरी सारी रिस्क सामने वाले की बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से बेचूंगा। एंड लास्ट पॉइंट, 2 साल पुरानी मुसीबत होनी चाहिए, कम से कम 2 साल पुरानी मुसीबत होनी चाहिए। सच एनपीए कैन बी सोल्ड विच हैज रिमेन्ड इन द बुक्स फॉर एटलीस्ट 2 years। तो यही बेसिक बातें आपने ध्यान में रखनी थी। जब भी मैं एनपीए बेचूंगा तो वो मेरी बुक से बाहर निकल जाएगा, उससे कम पैसा मिला तो पीएनएल में चार्ज करो, उससे ज्यादा पैसा मिला तो रिटेन करो, कि कल को किसी एनपीए पे लॉस होगा तो उसके अगेंस्ट हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हमने बात किया था परचेज ऑफ एनपीए के लिए, तो जो भी मेरी क्लासिफिकेशन बनती है बुक्स में वो करूंगा। मैंने एनपीए परचेज किया कितने का, 100 रुपए का, बेचा कितने में, 150 रुपए में, तो पहले 100 रुपए से जो मेरे परचेज प्राइस है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करूंगा, और जो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले वो मेरा प्रॉफिट। एंड लास्ट में रिस्क वेटेड एसेट्स निकालते वक्त इस वाले एसेट को 100% रिस्क वेट दिया जाएगा। अब स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स आता है।
अब मरियल मरियल पॉइंट आ गए एसेट्स वाले के, बस लास्ट के 2 रह गए। अब ध्यान से समझना, जो भी मेरी स्टेशनरी होती है, रबड़ होता है, पेंसिल होता है, शार्पनर होता है, और क्या क्या होता है, मरियल मरियल चीजें होती है जो रोजमर्रा में यूज हो जाती है, इसको एसिड बना दे। कहते हैं नहीं, इसको पीएनएल में ही डालना है। तो एसिड किसको बना रहे हैं? सिक्योरिटी पेपर परचेज्ड इन बल्क। बोलो मेरे साथ, सिक्योरिटी पेपर परचेज्ड इन बल्क। वो एक ऐड आती है ना, सिक्योरिटी रामलाल तुम सिक्योरिटी हो के चोरी करते हो, तो वो सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। सिक्योरिटी पेपर परचेज्ड इन बल्क, यानी जो भी ये एफडी बनाते हैं वो ऐसे हमारे घर के पेपर में नहीं बनाते, टिश्यू पेपर पे नहीं बनाते, किस पे बनाते हैं? सिक्योरिटी पेपर पे बनाते हैं। तो वो बल्क में परचेज करते हैं, तो इनके लिए क्या है? एसेट होता है। अब ये जो एसेट है ये इसको राइट ऑफ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपने इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं। कॉस्ट शुड बी जनरली चार्ज टू द पीएनएल अकाउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बेसिक बेसिक बात, बस रीड करके चलो, समझ गए सर। अब आता है एकदम शानदार वाला टॉपिक, एंड मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अगर एग्जामिनर होता तो पक्का आपके पेपर में ये डाल देता। क्या नाम है सर इसका? नॉन बैंकिंग एसेट्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स। सर कितना प्यारा नाम है, पर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सिंपल सा मतलब था, जब भी मेरा कोई बोरोअर, मैंने किसी को पैसे दिए, उसने पैसे वापस नहीं दिए, तो उसकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, और अब मैं उसको बेच के पैसे रिकवर करूंगा। डन डना डन डन। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है सर, तो इसी के बारे में खेल है सारा। तो मेरे को कैसे पता चलेगा एज ऑडिटर ऐसा हुआ है? मैं इसके लिए कोर्ट के पेपर देखूंगा कि जो इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं देख के चलूंगा। उस डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा कि ओनरशिप बैंक के पास है या नहीं। अगर बैंक के पास नहीं है तो फिर तो डिस्प्यूट हो सकता है, पैसे देने पड़ सकते हैं, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा AS 29। AS 29 से क्या निकला था? सेक्शन 9। सर सेक्शन 9 में क्या लिखा था? सेक्शन 9 में सिंपल सी बात लिखी थी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है तो आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है। कितने सालों में? मैं कितने साल तक उस प्रॉपर्टी के साथ रह सकता हूं? सच्ची सच्ची बताओ, मैं कितने साल तक उस प्रॉपर्टी के साथ रह सकता हूं? सर 7 साल तक आप उस प्रॉपर्टी के साथ रह सकते हो, यानी यू कैन नॉट होल्ड सच प्रॉपर्टी फॉर एक्सीडिंग 7 ईयर्स। आप 7 साल से ज्यादा उस प्रॉपर्टी को नहीं रख सकते। एंड लास्ट पॉइंट कहता है जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू वो क्या होगी? सर वो होगी लोअर। वो होगी लोअर। सर लोअर किसकी? नेट बुक वैल्यू ऑफ द एडवांस, यानी एडवांस की वैल्यू माइनस प्रोविजन, या फिर जो भी आपकी उस प्रॉपर्टी की एनआरवी है, जो भी आपकी उस प्रॉपर्टी की एनआरवी है। अब एनआरवी का मतलब पूछा ना तो तुम्हारे एफआर के टीचर को कंप्लेंट कर दूंगा, फिर मैं तुम्हारे एफआर के टीचर को कंप्लेंट कर दूंगा। एनआरवी का क्या मतलब होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, सो आपने उस एसेट की एनआरवी देखनी है, और क्या देखना है? एडवांस का क्या होता है? वो वैल्यू माइनस कॉस्ट, उसको क्या कहते हैं? नेट बुक वैल्यू। ठीक है, सो नेट बुक वैल्यू एनबीवी या एनआरवी देखो, विच एवर इज लोअर। यही 4 बातें आप इसमें लिख के आएंगे। अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल। इसमें कुछ खास नहीं है, मेन याद रखना CRAR 9% होना चाहिए। बेसिल 3 आप एक बार रीड कर लेना, इसमें बेस आपने देखना है बेसिल इज अ आर्ट। सर आर्ट का क्या मतलब है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है। तो ये आपने 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। अब बस हम चैप्टर की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप मेरे साथ हैं? इज एवरीवन रेडी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज? एकदम प्यारी रिवीजन वीडियो रेडी है हमारी। चलो सर, फुल जोश के साथ सीए फाइनलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लगे हैं। मैंने कहा क्या? अब हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहले आती है क्या? करंट एंड सेविंग अकाउंट। मैंने कहा वेरी गुड। करंट एंड सेविंग अकाउंट में स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले तो अकाउंट खुलवाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है? अकाउंट खुलवाया जाता है, तो उसमें अपन केवाईसी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि क्या केवाईसी के साथ कंप्लाई किया। ठीक है सर, जो सेविंग अकाउंट है वो बिजनेस के लिए अलाउड नहीं है, तो बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। ये बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है सर? जो भी बैलेंसेस है वो आप सैंपल बेसिस पे देखोगे। तीसरा, अगर अकाउंट किसी ने खुलवाया तो बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, वो इंटरेस्ट पे करके चलेगा। ठीक है, प्लस बैंक का हो सकता है प्रोसीजर और बैलेंस कंफर्मेशन को, तो आप कुछ बैलेंस कंफर्मेशन देख सकते हो। ये 4 बातें देखनी, वापस एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो, करनी है तो। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुला है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज, जब अकाउंट खुलवाया तो आपने उनको सैंपल बेसिस पे देखना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस देखनी है, एंड लास्ट में मैंने क्या बोला? बैलेंस कंफर्मेशन वाली चीज देख लेना। अच्छा, अगर किसी करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, फिर से बोल रहा हूं, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है मतलब बैंक के लिए एसेट है, यानी सामने वाले बंदे ने लोन लिया है। करंट अकाउंट के लोन को क्या कहते हैं? सीसी, कैश क्रेडिट लिया होगा, ओवरड्राफ्ट लिया होगा। तो क्या वो मेरे लायबिलिटीज में से रिड्यूस करके दिखाऊं या एसेट साइड पे दिखाऊं? सोच के बताओ। मेरे करंट अकाउंट में जो भी सामने वाला बंदा था उसने करंट अकाउंट ले रखा, उसमें एसेट आ रहा है,
यानी उसने मेरे से पैसे लिए हैं। तो अब वो जो एसेट आ रहा है वो लॉजिकली लाइबिलिटीज में से रिड्यूस होना चाहिए या एसेट साइड पे जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, एसेट है तो एसेट साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई था ही नहीं, दो रहा है। तो ये बात इन्होंने बोला कि समझ के चलना कि इन केस देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट, उसको लाइबिलिटी से नेट ऑफ नहीं करेंगे, एडवांसेस में इंक्लूड करके चलेंगे, मतलब वो आपका एसेट है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई डोरमेंट अकाउंट है, डोरमेंट मतलब सोया हुआ अकाउंट है, स्लीपिंग अकाउंट है, यानी उस अकाउंट में पिछले 2 साल में, फिर से करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, पिछले 2 साल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आप उसको इनऑपरेटिव अकाउंट मानेंगे। ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट्स आपने चेक करने सैंपल बेसिस पे, अगर इनऑपरेटिव से उसको रेगुलर बनाया गया है तो चेक करना प्रॉपर्ली किया गया है या नहीं। तो यही बातें आपने यहां देखनी है कि जो अकाउंट ओपन हुआ उसकी केवाईसी, बाकी चीजों को सैंपल बेसिस पे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप देखोगे, कंफर्मेशंस आप देखोगे, साथ ही साथ आपने देखना अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो उसको एडवांसेस में दिखाए, लायबिलिटी से नेट ऑफ करके ना दिखाए। और डोरमेंट अकाउंट कौन सा होता है? 2 साल वाला। ऐसे ऐसे कर लो मेरे साथ, 2 साल वाला। तो 2 साल वाला जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट है उसको आपने मसालेदार चीजों को देखना है। तो लास्ट के 2 चीजें मसालेदार आ जाती है। अब ये केस स्टडी हमने एक और डिस्कस की थी, जिन भी बच्चों का नवंबर 23 में एग्जाम्स हैं उनके ये बैक क्वेश्चंस में होगी, और ये एमटीपी नवंबर 22 में भी आई थी, प्लस हमने इसको यहां पे इंक्लूड कर ही रखा है। तो इसमें सर क्या था मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या था, सुनो मेरी बात। एक था बैंक जिसका नाम था पैसे ले लो बैंक, ले लो पैसे ले लो। एक था बंदा जिसका नाम था तुषार। तुषार हमारा कौन? नलायक स्टूडेंट, ठीक है, एकदम प्यारा वाला। तो इसने क्या किया, इसने बैंक से ले ली क्रैश क्रेडिट फैसिलिटी। वेरी गुड। कितने रुपए की? 2 करोड़ की। बताओ, आर्टिकल एंटर है, 2 करोड़ की फैसिलिटी। वेरी वेरी गुड। मैं तो कहता हूं नलायक नहीं है तो सबसे शातिर बच्चा निकला। अब इसने क्या किया, बैंक से कोई पैसा नहीं लिया पूरे साल, कहता जरूरत ही नहीं पड़ती, पीजी की रेंट तो बड़ी सस्ती है। तो इसने क्या किया, बैंक को बोला मेरे को ना 29 मार्च को 2 करोड़ का लोन दे दो। वाओ, क्या किया इस लोन का, इधर से लोन लेके इधर आया, इधर से लोन लेके इधर आया, वापस इधर जाके एफडी करा दी। ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? तो बैंक की बुक्स में अगर आप देखो तो क्या हुआ, अचानक एडवांसेस बढ़ गए, अचानक डिपॉजिट्स बढ़ गए। इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेटिंग द बैलेंस शीट, बूस्टिंग द एडवांसेस, बूस्टिंग द डिपॉजिट्स। तो मैंने कहा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो ये जो तुषार है क्या है, ये खाली बैठा है? मैंने कहा नहीं। क्या ये नटखट बच्चा है? मैंने कहा नहीं। क्या ये हमको कंफ्यूज कर रहा है? मैंने कहा नहीं। ये बैंक के साथ मिलकर हमारे को बैंड बजा रहा है, यानी ये बैंक की बैलेंस शीट के इन्फ्लेशन में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली बात ध्यान रखनी है, इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। यही बात यहाँ लिखी है कि दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पे आर्टिफिशियली बैलेंस शीट को बूस्ट किया जा रहा है, इन्फ्लेट किया जा रहा है। क्या ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से? मैंने कहा नहीं, इट इज अ इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑडिटर इसके बारे में एलएफएआर में रिपोर्ट भी कर देगा, और बताओ इसके बारे में क्वालिफिकेशन भी कर देगा। तो ये बेसिक बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। अच्छा, बोरोइंग्स के बारे में बताओ क्या था। तो जो भी बोरोइंग्स हैं उनके हम देखेंगे बैंक की कंफर्मेशन, हमारी खुद की कंफर्मेशन। बोरोइंग्स में इंटरेस्ट भी आता है तो वो भी देख के चलेंगे। और इसमें एक अजीब सी चीज थी, रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग। जो रीफाइनेंसिंग है वो बोरोइंग है, बट रीडिस्काउंटिंग बोरोइंग नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सर बिल्स पेबल, एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट लायबिलिटी। तो खुशी हो जाओ, खुशी ले आओ अपने चेहरे पे, लास्ट लायबिलिटी आ जाती है बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल में हमको क्या देखना था? अगेन मुझे लगता है एग्जांपल से चलेंगे तो आसानी रहेगी। मैंने क्या किया सर, मैंने एक डिमांड ड्राफ्ट लिया एचडीएफसी लिमिटेड से। ठीक है, पेमेंट किसको करनी थी? आईसीआई को पेमेंट करनी थी। तो इसने मुझे डिमांड ड्राफ्ट दिया, मैंने डिमांड ड्राफ्ट के बदले एचडीएफसी को पेमेंट करी। अब वो डिमांड ड्राफ्ट लेके मैं आईसीआई के पास गया, आईसीआई ने अपने बैंक को दिया, बैंक ने इसको पैसे दिए। अब किसका बिल किसको पेबल, किसकी लायबिलिटी बनती है? सर एचडीएफसी लिमिटेड की लायबिलिटी बनती है एसबीआई को लेके। दिस इज कॉल्ड बिल्स पेबल। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। तो मैं कहता हूं दूसरों के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। तो इसी से आपके 4 पॉइंट आ जाएंगे कि हमको इनके इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं कि जो भी डिमांड ड्राफ्ट है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर है, वो कैसे होने चाहिए? सूटेबल प्रिंटेड फॉर्म से होने चाहिए। ये जो प्रिंटेड फॉर्म्स अनयूज्ड है, इनकी इन्वेंट्री पे कंट्रोल होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, डिमांड ड्राफ्ट को कैसे चेक करेंगे? ये भी मैंने आपको बताया था। डिमांड ड्राफ्ट को चेक करते हैं साइन से, टेलीग्राफिक ट्रांसफर को कैसे चेक करते हैं? कोड से। ठीक है, फिर कोई ना कोई कोड तू 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 तारा, ठीक है, ऐसे करके कोई भी कोड बना के आप इसको चेक कर सकते हो। तो यही बात इन्होंने यहां लिखी थी कि सिग्नेचर्स ऑन द डिमांड ड्राफ्ट चेक्ड बाय द ऑफिसर, प्राइवेट कोड शुड बी नोन टू द रिस्पांसिबल ऑफिसर फॉर कोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ टेलीग्राम्स। ठीक है, एंड लास्ट में सर हमारे 2 पॉइंट हमको चुराने हैं। बताओ कहां से? सबसे पहला पॉइंट हमको चुराना है कॉल मनी वाला जो पॉइंट था, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। वहां पे क्या पॉइंट था? रजिस्टर वाला। क्या रजिस्टर वाली बात यहां लिखी है? जल्दी से बताइए। हाँ सर, हाँ रजिस्टर लिखा है। दूसरी चीज, वहां पे हमारा एसेट था तो सब्सिक्वेंट रीपेमेंट चेक करते थे।
यहां पे क्या है, हमारी लायबिलिटी है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस विद द अदर ब्रांचेस आफ्टर द ईयर एंड, कि हमने उनको पैसे वापस कैसे लौटाए। तो दो बातें देख लेना, रजिस्टर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस आफ्टर द ईयर एंड, यही तीन चीजें मिला के बिल्स पेबल बनाती है। पहले इंटरनल कंट्रोल, डिमांड ड्राफ्ट और टेलीग्राफिक ट्रांसफर को लेके, फिर आपने क्या देखना है, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आफ्टर द ईयर एंड कन्फर्मेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब आता है सर लास्ट टॉपिक, कंटिंजेंट लायबिलिटी, और इसके बाद हमारा कहीं ना कहीं चैप्टर खत्म होने की तरफ आगे बढ़ जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या आता है, सबसे पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज को लेके, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी को ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कह सकते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जो चीज बैलेंस शीट में नहीं आती दैट इज ऑफ बैलेंस शीट। तो क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, सोच क्या रहे हो नलायक, नहीं आती, ठीक है, नीचे आती है, उसके अंदर नहीं आती। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में आपने तीन चीजें चेक करनी है, क्या, सबसे पहले देखने हैं कि जो भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली हुई है। फिर आपने देखना है कि उनकी अकाउंटिंग कैसे हुई है, एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर। तीसरी चीज, इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो यही तीन चीजें आपने देखनी है, दे आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे अकाउंटिंग हुई है, आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स, एंड लास्ट पॉइंट इज दे आर सपोर्टेड बाय द अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स। वापस तीनों चीजें बोलो, मेरे से मजा नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर अकाउंटिंग, आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स, एंड तीसरा दे आर सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आप क्या बोलोगे, इसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, इसके बाद आप बोलो कि सारे की सारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज, उनके फाइनेंशियल इफेक्ट बताए एज पर AS 29 एंड वो प्रोविजन नहीं है। तो ये तीन पॉइंट आपने बस अलग से ध्यान रखने, क्या, जितनी भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज है सबको डिस्क्लोज किया है, सबके फाइनेंशियल इफेक्ट को भी डिस्क्लोज किया है एज पर AS 29 एंड वो अभी प्रोविजन नहीं बनी है। यानी यही तो फर्क होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी और नॉर्मल लायबिलिटी में। जो नॉर्मल लायबिलिटी होती है दैट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है दैट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो आपने ये बेसिक बात ध्यान रख के चलनी है। अब आता है सर कंटिंजेंट लायबिलिटी की प्रेजेंटेशन। इस टॉपिक को बस 2 बार 3 बार रीड कर लेना, अपने आप सारे के सारे नाम दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आता है सर कंटिंजेंट लायबिलिटी का ऑडिट प्रोसीजर। ये तो मुझे याद है, तुमको अच्छे से पता है सर, क्या, ICLC रीजनेबलनेस कंप्लीटनेस, बोलो मेरे साथ, ICLC रीजनेबलनेस कंप्लीटनेस। इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, लेटर्स ऑफ क्रेडिट देखेंगे, लेटर्स ऑफ कंफर्ट देखेंगे, प्लस देखेंगे कंप्लीटनेस ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी, रीजनेबलनेस ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। फिर आता है सर क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एट डेट, यानी सामने वाले ने हमको अभी नोटिस तो भेजा है बट अभी तक हमने उसको लायबिलिटी नहीं मांगना। तो हम इसके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है, वर्कमैन का कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, ऑफिसर से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, तो वो आप देखोगे। अब अगर ऐसी कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं तो चटपटी बातें कहां लिखी होती है, ऐसे 501 की रेफरेंस दे रहा हूं हल्की सी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी इसके लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी होंगी सर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होंगी, प्लस एग्रीमेंट्स होंगे विद द लॉयर्स, विद द वर्कमैन, विद द ऑफिसर्स, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप मैनेजमेंट से पूछो करंट स्टेटस क्या है, और ईयर एंड पे स्टेटस क्या है, और ईयर एंड के बाद स्टेटस क्या है। वापस बोल रहा हूं, ईयर एंड पे स्टेटस क्या है, ईयर एंड के बाद स्टेटस क्या है, यानी आपने समझना है मैनेजमेंट से स्टेटस ऑफ द क्लेम्स एट द ईयर एंड, एंड साथ ही साथ उसके बाद मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स भी आप देख के चलोगे। तो 4 चीजें हो गई। वापस डॉक्यूमेंट्स देखे, हाँ देखे, उसके बाद क्या देखा, चटपटी बातें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मिल गई, प्लस हमने देखे एग्रीमेंट्स विद द लॉयर, एग्रीमेंट्स विद द वर्कर्स। उसके बाद आप मैनेजमेंट से पूछो स्टेटस क्या है ईयर एंड पे, और ईयर एंड के बाद को क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट, तो आपने वो चीज देख ली है। अब आती है सर गारंटी। गारंटी में अगेन इंटरनल कंट्रोल देखेंगे लाइक ऑल अदर कंटिंजेंट लायबिलिटी, साथ में इसका रजिस्टर देखेंगे कि रजिस्टर में गारंटीज जो भी हैं वो हमने कंप्लीटली अकाउंट फॉर कर लिया, डिस्क्लोज कर लिया है, प्लस जो गारंटी एक्सपायर हो गई उसको मार्क ऑफ कर दिया, 2 पॉइंट रजिस्टर वाले हो गए, प्लस चेक हो कि जो गारंटी इन्वोक हो गई है वो तो अब लायबिलिटी बन गई, तो उसका प्रोविजन बनना चाहिए एज पर AS 29, उसका प्रोविजन बनना चाहिए एज पर AS 29। तो यही बेसिक 3-4 बातें आपने इसमें ध्यान रख के चलनी है। अब आता है सर लास्ट पार्ट, दैट इज द रिपोर्टिंग वाला पार्ट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है, नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट है, एंड आई थिंक इसी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं जुलाई 22 के एग्जाम्स में भी आया था। नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इधर देखो, इधर देखो, हाँ पता नहीं कहां देख रहे हो, इसी स्क्रीन पे पता है रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी अगर चीजें सुन लोगे, रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सच्ची सर, हाँ मुच्ची, जल्दी से बताओ नेशनलाइज्ड बैंक की रिपोर्ट किसको देंगे, सारे बच्चे बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें क्या बोलोगे, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, PNL ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, कैसे पता, हमने इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ली, हमने कहीं मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ली। तो पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली कि नहीं। दूसरा, जिस ब्रांच पे तुम गए नहीं, जिस ब्रांच पे तुम गए नहीं बट तुमको उसकी फाइनेंशियल्स पे रिपोर्टिंग करनी है, क्या उस ब्रांच के ऑडिटर से या उस ब्रांच की जो रिटर्न्स थी वो तुम्हारे पास आई कि नहीं। यानी
whether or not the returns are received from the offices or branch were adequate for the purpose of audit। एंड लास्ट में जो भी बैंक्स ने ट्रांजैक्शन करी है क्या वो बैंक की पावर्स में थी कि नहीं। तो आपने इसको तीन तरीके से बांटना है सर। क्या पहले तो बैलेंस शीट और पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं। दूसरा दो चीजें मिली कि नहीं, बताओ वो दो चीजें क्या थी जो मिली या नहीं मिली, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन एंड रिटर्न्स फ्रॉम द ब्रांचेस। एंड तीसरी चीज है पावर। सर तीसरी चीज क्या है, पावर। एंड में आपने देखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने करी वर दे विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक और नॉट। एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर मैटर। अच्छा एलएफएआर में जो काम की बात थी वो जल्दी से बताओ मुझे। एलएफएआर में काम की बात क्या है सर, 60 डेज। इसमें मेन चीज आपने ध्यान में रखनी है 60 डेज की। 60 डेज के अंदर अंदर जो भी बैंक है वो आरबीआई को सबमिट कर देगा। इसमें होता क्या है, ब्रांच ऑडिटर को भी करनी है, सेंट्रल ऑडिटर को भी करनी है। ब्रांच ऑडिटर्स अपनी एलएफएआर उठा के सेंट्रल वालों को देते हैं, सेंट्रल वाले कंसोलिडेट करके बैंक को देते हैं, बैंक वाले उस पे अपने जो भी रिव्यूज एंड कमेंट्स है वो सारी चीजें डाल के ऑडिट कमेटी को देते हैं, ऑडिट कमेटी और हेड ऑफिस फाइनली इसको आरबीआई को देता है। कितने दिनों में, 60 डेज के अंदर अंदर। 60 डेज के अंदर अंदर यानी जैसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उनको दे दी 60 डेज के अंदर अंदर वो जाके आरबीआई को दे आएंगे। अगर फ्रॉड होगा तो किसको बताओगे, आरबीआई को बताएंगे, बैंक के चेयरमैन एमडी या सीईओ को बताएंगे। प्लस 143(12) के हिसाब से अगर फ्रॉड की अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बताओगे। सारे बच्चे बताओ कारो 2020 में क्यों नहीं बताएंगे, कारो 2020 में क्यों नहीं बताएंगे, ये भेदभाव क्यों। सर हम इतने भी बुद्धू नहीं है, हमको पता है दैट कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक। बैंक के ऊपर कारो 2020 नहीं लगता, आप सबको यह भी पता है। कारो 2020 किस पे नहीं लगता सर, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। बस्सी प्राइवेट लिमिटेड का क्या मतलब था, बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए प्लस बस्सी इज अ सिंगल पर्सन तो 1% कंपनी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। मजे करा दिया तुमने तो आज एकदम झकास। अब आ रहा है सर नेक्स्ट टॉपिक, जितने भी सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनको क्या क्या एडिशनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो मैं तो मेरे का सिंपल सी बात है, इसमें अपन ने क्या करते थे, राइमिंग करेंगे, फिर चुपचाप बैठेंगे, घोष खाएंगे, जलजीरा पिएंगे। वेरी गुड सर। राइमिंग का क्या मतलब था, एलएफएआर आईसीएफआर एसएलआर। बोलो मेरे साथ, आईसीएफआर एलएफएआर एसएलआर। बैठेंगे मतलब सिट का मतलब था सीरियस इरेगुलरिटी, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजंस जो भी हमारे होते थे उसकी बात हम करेंगे। टी का मतलब था ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो ये वाले हमारे 6 पॉइंट्स तो हो गए। फिर हम बैठ के क्या करेंगे, घोष खाएंगे, जलजीरा पिएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं जो भी वेगन और वेजिटेरियन बच्चे गुस्सा मत करना, सिर्फ याद करने के लिए। सर घोष खाएंगे मतलब घोष कमेटी। घोष में किसके साथ फ्रॉड हुआ, बकरे के साथ, यानी दिस इज कॉल्ड फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस वाली कमेटी। एंड उसके बाद सर जलजीरा पिएंगे, जलानी जलजीरा मतलब जिलानी कमेटी। जलजीरे से पेट का कंट्रोल ठीक होता है, दैट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब मजे की बात बताओ सर, खुशी आ रही है आपके चेहरे पे, क्या होने वाला है। मैंने कहा कॉन्करेंट ऑडिट आ गया, सिर्फ 2 पेज बाकी है, सिर्फ 2 पेज बाकी है। यानी जो स्टडी मटेरियल में 80-90 पेज का चैप्टर है, हम आखिरी 2 पेज पे आ गए, हम आखिरी 2 पेज पे आ गए। मैंने कहा मैं तो भाई अब थोड़ी देर सो रहा हूं, जल्दी से बताओ, इज एवरीवन देयर विद मी। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ सर हाँ, हम आपके साथ हैं। चलो सर, चलो भाई, चलो सारे बच्चे चलो। अब हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ फोकस इन अ केस ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट। पहले बताओ कॉन्करेंट का क्या मतलब है। 4 बच्चे तार लेके आते हैं और वो बैंक को करंट लगाते हैं। बैंक को पहचानना किसने करंट लगाया, कौन करंट मार के गया, उसको कहते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। तो दिस इज कॉल्ड द ऑडिट, दिस इज कॉल्ड द चेकिंग, कौन करंट मारा। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, यही तुम पेपर में लिख के आते हो, ठीक है। 60% ऑफ द सीए जनता जो ऐसे चले जाते हैं उठ के, हाँ मुड़ के, देखो उड़ के आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। ये हवा हवाई बच्चे ऐसे लिख के आते हैं आंसर, हाँ, क्योंकि इनको क्या है ना, इनको कीवर्ड याद है। कॉन करंट ऑडिट करके कुछ होता है, अब इसका मतलब तो पता ही नहीं। कॉन करंट ऑडिट होता है साथ के साथ। सर साथ के साथ मतलब इधर बैंक्स के ऑपरेशंस चल रहे हैं, इधर ऑडिट चल रहा है। सर ये तो इंटरनल ऑडिट जैसा हो गया। तो मैंने कहा हाँ, बैंक के केस में इंटरनल ऑडिट को ही कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं। ओ, तो कॉन्करेंट ऑडिट के स्कोप में क्या आता है, सारी चीजें। इधर बैंक ने क्या किया, डिपॉजिट्स लिए, इधर एडवांसेस दिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा अभी भी कैश में पड़ा है, प्लस इसके फॉरेक्स ऑपरेशंस हैं, और क्या क्या होता है, हाउस कीपिंग, एडमिन वाली चीजें हैं, अदर चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें
कॉन्करेंट ऑडिट में आ जाती हैं। अब सर इसकी कवरेज क्या होगी, जैसे इंटरनल ऑडिट की होती है, ऑडिट कमिटी से पूछ लो, तो जो ऑडिट कमिटी कहेगी वैसी कवरेज होगी। अब इसमें एरियाज ऑफ फोकस हमको देखने, तो कैश में अपन क्या देखेंगे, मैंने कहा कैश में आपने बेसिकली देखने क्या, हाई वैल्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स। बस आपने हाई वैल्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स याद रखना है, इससे आपको चारों के चारों पॉइंट्स याद हो जाएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्या मतलब है, इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। जो भी हाई वैल्यू है जिसको बोलते हैं साइजेबल अमाउंट, इसको आपने इसमें चेक करके चलना है। एंड लास्ट पॉइंट इज, और इस पे पैसा रख दो, तो ये क्या बन गई, करेंसी चेस्ट। तो आपने यहां पे क्या देखनी है, प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन। सर क्या फालतू बातें ना ये, ठीक है। तो आपने यहां पे देखनी है प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन, चार बातें, फिर से बोलो, हाई वैल्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्या मतलब है, इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है सर। हाई वैल्यू का क्या मतलब है, साइजेबल अमाउंट। इनको क्या लगता है, हम ना पढ़ के नहीं आए, हमने स्कूल में अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं। कैश पेमेंट्स इन्वॉल्विंग साइजेबल अमाउंट, और फिर ये ऐसे ऐसे करो, कैश रख दो, इसको क्या बोलेंगे, करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन, वेरी वेरी गुड। तो इसकी आपने देखनी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है एंड रिपोर्टिंग टू द आरबीआई। करेंसी चेस्ट बेसिकली होता है जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है आरबीआई के साथ, वहां पे हमको रिपोर्ट करके चलना पड़ता है। अब आती है बात इन्वेस्टमेंट्स। सर इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो भी बैंक ने शेयर्स खरीद रखे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। जो भी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज है हेड ऑफिस के हिसाब से होंगी, इट विल बी एट द रेट्स बेनिफिशियल टू द बैंक। मैंने कहा ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज है वो फिजिकली उसके पास होनी चाहिए एंड यू विल कंप्लाई विद आरबीआई। आरबीआई कहता है सावधान रहें, सतर्क रहें, मतलब आपने आरबीआई और हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई करना, बस रीड कर लेना, दैट्स इट। अब आता है सर एडवांसेस। जो भी एडवांस की सैंक्शन होगी प्रॉपर होगी। मैंने एडवांस सैंक्शन किया, बदले में क्या मिलेगी, सिक्योरिटी। अब अगर सिक्योरिटी मिली और एडवांस आगे जाके मुकर गया, ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या देखना था, ईसीजीसी डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस। तो इसमें हमने बोला था एलसीबीजी ईसीजीसी डीआईसीजीसी, फिर से बोलो, एलसीबीजी ईसीजीसी डीआईसीजीसी। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, जो भी इशू हो रहे हैं प्रॉपर्ली सैंक्शन होने चाहिए, जो भी बैंक गारंटी है वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए, ईसीजीसी डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस होनी चाहिए सारे एडवांसेस पे। यही बेसिक बातें आपने ध्यान रख के चलनी है। और जैसे ही आपने एडवांस दिया उसका पोस्ट डिसबर्समेंट मतलब जब पैसे दे दिए, सुपरविजन और फॉलोअप होना चाहिए। अब आते हैं सर फॉरेन एक्सचेंज। क्या ये आंसर मैंने याद कराया था या एसएफएम वाले टीचर ने, जल्दी से बताओ। ये फॉरेन एक्सचेंज वाला जो टॉपिक था मैंने पढ़ाया था या एएफएम वाले टीचर ने? मैंने कहा मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता, ये सारा का सारा आपको आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर ने पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपको फॉरेक्स सिखाया कि फॉरेक्स में लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, फॉरेक्स में एनआरओ अकाउंट आता है, फॉरेक्स में नोस्त्रो वोस्त्रो, हो स्पेनिश सीख गए हो तुम तो, देसी लोगों, नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट आते हैं, उनकी रिकंसिलिएशन आती है। तो ये सब चीजें मैंने नहीं सिखाई। एक्सटेंशन, कैंसिलेशन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सब उसने सिखाया। तो मैंने कहा उन्होंने सिखाया, मैं कहूंगा उसने तो कहेंगे एसएफएम की टीचर की इज्जत नहीं करते, मैंने कहा उन्होंने सिखाया, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये पॉइंट ध्यान रखना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सटेंशन कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस इन द नोस्त्रो अकाउंट, रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस वाला एक पॉइंट मैंने कहा था मेरे दिल से याद रख लेना, तो आप देखोगे ही, ठीक है। बाकी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। फिर हमने कहा था अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिटर करेगा कौन? कॉन्करेंट ऑडिट करेगा कौन? मैंने कहा या तो हमारा एम्प्लॉय हो सकता है। क्या इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो सकता है क्या सर? हाँ हो सकता है। ये कहां लिखा था? सेक्शन 138 में। सर हम तो भूल गए। मैंने कहा वेरी गुड, यू आर लाइक अ सीए स्टूडेंट, नॉर्मली सीए स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो सर क्या करना चाहिए? रिवीजन। प्लीज जाके सेक्शन 138 रिवाइज कर लेना, लिख लो। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, तुमको ना इंडिकेशन दे रहे कि रिवाइज कर लेना सेक्शन 138 आफ्टर दिस सेशन, ठीक है सर। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि इंटरनल ऑडिटर के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले झंझट नहीं है कि बाहर का हो, ये इंडिपेंडेंस वो इंडिपेंडेंस नहीं। आप एक एम्प्लॉय भी हो सकते हो, आप एक आउटसाइडर भी हो सकते हो। सेम चीज यहां लिखी है। अगर आउटसाइडर होगा तो वो कितने साल तक कंपनी का कॉन्करेंट ऑडिट कर सकता है? बैंक का 3 साल तक। एक पर्टिकुलर ब्रांच का कितने साल तक? 2 साल तक। अगर उसने गड़बड़ करी तो आरबीआई को बताएंगे, आईसीआई को बताएंगे। अब सर इसका रिपोर्टिंग सिस्टम जो था वो बड़ा सिंपल था। मुझे जितना याद है मैंने इसकी भी आपके साथ नोटिंग कराई थी या नहीं कराई थी? कराई थी सर। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रिपोर्टिंग होगी। स्ट्रक्चर फॉर्मेट यानी जोन वाइज रिपोर्टिंग होगी। सर जोन वाइज रिपोर्टिंग तो होगी, बट रिपोर्ट करने से पहले डिस्कस कर लेना, रिपोर्ट करने से पहले डिस्कस कर लेना विद द ब्रांच मैनेजर क्या क्या, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो रिजॉल्व हो जाए एंड आपको एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। तो 3 बात ध्यान रखना, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग होती है क्योंकि इंटरनल ऑडिटर है, बहुत खर्चा किया, अच्छे से रिपोर्ट करो। स्ट्रक्चर्ड मतलब जोन वाइज रिपोर्टिंग, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सारे जोन्स की रिपोर्टिंग करके चलेंगे। समझ गए? समझ गए सर। साथ ही साथ आपने क्या करना है,
रिपोर्ट देने से पहले डिस्कस कर लेना जो भी आपको इश्यूज मिले, ताकि आपको ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए और आपके कई सारे इश्यूज पे क्लैरिटी मिल जाए। जैसे ही मैंने रिपोर्ट दी, ठीक है, उसमें मेरे को क्या करना है, जो भी माइनर इश्यूज है उनकी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करनी है, और जो सीरियस इरेगुलरिटीज मिली यानी फ्रॉड मिला है उसको आप कंट्रोलिंग ऑफिस यानी हेड ऑफिस को बताओ। अब सर हेड ऑफिस में भी जो भी फ्रॉड है वो आप किसको बताओगे, IAAD। सर ये IAAD क्या था, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट IAAD हेड ऑफिस को बताओगे। एक नया बंदा और आया था, CVO, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। साथ ही साथ आप इसके बारे में किसको बताओगे, ब्रांच मैनेजर को। बट ब्रांच मैनेजर फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। एंड लास्ट में क्या करना है, आपने फॉलो अप करना है कि उन्होंने एक्शन लिया या नहीं। तो बस यही बात आपने ध्यान रखनी थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा, वंस यू बिकम फियरलेस लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। यानी हमने जैसे फियरलेस तरीके से अभी बैंक ऑडिट को रिवाइज किया, बस आपने खुद भी बैठ के इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ लगे रहना है। 2 बार 3 बार अच्छे से एक बार गो थ्रू करो, अपने आप सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है। 1 hour 10 minutes 1 hour 10 minutes 26 seconds कुछ हो चुके हैं। बट कुडोज टू यू फॉर हैविंग दैट पेशेंस कि तुम सबने मेरे को झेलोफाई किया फॉर दिस 1 hour 10 minutes। बट लेट मी टेल यू, यू पीपल आर ऑसम, यू पीपल आर ग्रेट, तभी शायद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। सो विश यू द बेस्ट, यूं ही लगे रहो। और हाँ, ये चेहरे पे स्माइल रखा करो, अच्छी लगती है आपके चेहरे पे। एंड यस, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी हो। स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। विश यू द बेस्ट। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर।